आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा ऑर्बिटल जो मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। अब बच्चे घूम जाते हैं, वही चीज याद ही नहीं रख पाते कि एस ऑर्बिटल ही हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, जब भी एस ऑर्बिटल आ जाए मतलब सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, या तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा या सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पता चल रहा है? आज बात कर रहे हैं अपन लोग किसके बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, है ना। तो कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, है ना। तो हमारी हेडिंग क्या है बेटा, हमारी हेडिंग है कोवलेंट बॉन्ड, हमारी हेडिंग है कोवलेंट बॉन्ड। अब सुनो, सबको पता है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल्स। किसके बीच में होता है, नॉन मेटल्स के बारे में, ये सबको पता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल sharing of electrons between non-metals। बोलो ये बात तो सबको पता चली। अब देखो सुनो, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है पिछले लेक्चर में कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ना। यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, है ना। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ unpaired electrons in a valence shell of an atom। किसी भी एटम की वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल ले ले, हमने बोला एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है ए, है ना, या आप एक काम करो कोई एलिमेंट ले लो, हमने ले लिया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में F2 मॉलिक्यूल लेते हैं, F2 मॉलिक्यूल, जब F2 मॉलिक्यूल लिया तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यार फ्लोरीन के वैलेंस शेल में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका मतलब फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड बनाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। चलो देखते हैं, एक और फ्लोरीन ले लेते हैं, लो 3 4 5 6 और 1 7। लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। कॉन्फ़िगरेशन लिखूं अगर फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 की, तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p 2p 2p5, यानी p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब वैलेंस शेल कौन है, 2s और 2p इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी है, 2s और 2p क्या है, वैलेंस शेल है। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। अब हमने डेफिनेशन में क्या बोला, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने फ्लोरीन में, 1 है ना। तो इसका मतलब ये सारे के सारे बिजी हैं, फ्री कौन है, सिर्फ 1 ही है। तो आप बोलो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 बनाएगा ना। तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। तो कैसे पता पड़ा, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। एक और एग्जांपल ले लो, छापने के लिए बहुत टाइम दूंगा। O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, जब O2 मॉलिक्यूल की बात की तो ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा भी ऑक्सीजन आया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4, यानी देखो वैलेंस शेल कौन है, सेकंड वाली शेल वैलेंस है। अब देखो 2 2 आ रहा है ना, तो सेकंड शेल क्या है, 2 है। क्लियर है? और 2p कितना है, 2p4 है। देखो 1 2 3 और 1 4। अब बोलो अनपेयर्ड कितने, 2 है। देखने में कितने लग रहे थे वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6, लेकिन है कितने, 2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी इसके बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड बना।
बोलो क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां ले लें एग्जांपल, एक और ले लेते हैं, लो N2 मॉलिक्यूल। जब N2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। मुझे कैसे पता 5? क्योंकि 2 और 5 टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 7। तो 2 और 5 ऐसे लिखते थे ना जब बचपन में 9th 10th में कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? 2 8 8 ऐसे करके लिखते थे ना। तो 2 और 5 7 है ना। दूसरा भी नाइट्रोजन आया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 और 2 5। और नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p3। देखो फिर से ये वाली वैलेंस शेल है, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में कितने बेटा? 3। बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा? नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड होंगे। बोलो पता चला? अब कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो या तो डबल होते हैं या सिंगल होते हैं या फिर ट्रिपल होते हैं, है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 तरह के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। बोलो पता चला? तो तीनों मैंने एक एक एग्जांपल से बना दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? डायरेक्शनल बॉन्ड है। डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है ना। अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है ये समझो। वो बॉन्ड्स जिनको आप प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर में, वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। जिसमें आप ये शो कर रहे हो क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इस तरह से, है ना। अब वो बॉन्ड जिनको आप शो नहीं कर सकते वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल। जैसे आयोनिक बॉन्ड है, मैंने बोला NaCl, अब NaCl मॉलिक्यूल बना तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो पता चला ऐसे इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे थोड़ी हम बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए आयोनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड देखो हर जगह बन रहे हैं ना, और पता चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन के बीच में पेयरिंग हो रही है। यहाँ ये नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये शो नहीं होता, लेकिन ये जरूर शो होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं आपस में। बोलो क्लियर है? तो इसलिए कोवलेंट बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? डायरेक्शनल बॉन्ड है। दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन depends on valence या explained, formation is explained by valence bond theory, इसको आप VBT बोलते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेरी गुड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप MOT बोलते हो ना, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 2 थ्योरी है जो आपको कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन करती है। आज तक की सबसे एडवांस थ्योरी कौन है? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है उसको हम आगे देखेंगे, अभी एक बार इसको आप नोट करो। देन बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी ओवरलैपिंग की, कि क्या होती है ओवरलैपिंग और कैसे ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। करो जरा बेटा नोट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं किसके बारे में? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, है ना। देखो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, तो बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना। तो हमारी हेडिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमारी हेडिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, प्यार से क्या बोलते हो? VBT। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि भैया कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो हमेशा फॉर्मेशन होता है बाय द ओवरलैपिंग। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द ओवरलैपिंग, ये बात याद रखनी है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू VBT, अकॉर्डिंग टू VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट bonds are formed by overlapping,
कोवलेंट बॉन्ड किसकी थ्रू फॉर्म होते हैं? ओवरलैपिंग के। अब ओवरलैपिंग क्या होती है उसको समझो। देखो नॉर्मली ओवरलैप का मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल है और दूसरा ऑर्बिटल उसके ऊपर आ जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं, है ना। अब वीबीटी ने क्या बोला? वीबीटी ने बोला कि देखो भाई ये बात तो तुम्हारी सही है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय ओवरलैपिंग, लेकिन वो ओवरलैपिंग किसके बीच में होनी चाहिए? वो ओवरलैपिंग उन ऑर्बिटल्स के पास होनी चाहिए या उन ऑर्बिटल्स में होनी चाहिए जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स में होनी चाहिए? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना। ठीक है, चलो तो इसको भी लिखते हैं। क्या बोला वीबीटी ने? ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कोवलेंट bond formation, every element pair up their unpaired, very good, valence electron in their ground state, ground state और एक्साइटेड स्टेट। तो क्या बोला गया? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है उसमें हर एक एलिमेंट क्या करता है? अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करता है, या तो अपनी ग्राउंड स्टेट में करेगा या अपनी एक्साइटेड स्टेट में करेगा। और क्या बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने? पेयरिंग जो हो रही है ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग हो रही है वो उसके ऑर्बिटल्स के थ्रू हो रही है। तो देखो क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस पेयरिंग, थोड़ा नीचे लिखूं, चलो यहां सही है, दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो, टेक्स प्लेस बाय combination of half-filled atomic orbitals of valence shell, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, ओवरलैपिंग। देखो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे अभी इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो मैंने एग्जांपल लिया, मेरा एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल। अब हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो हम दोनों हाइड्रोजन के एटम ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। यानी देखो इसका ऑर्बिटल ये रहा, जो क्या है? हाफ फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी क्या होगा? हाफ फील्ड है, लेकिन स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इसको और फर्दर बनाना चाहूं तो देखो ये ऐसे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, और ये ऐसे, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। कैसे ओवरलैपिंग होगी? देखो एक ही आ गया जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन था, दूसरा ये आ गया जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन था, और देखो ये क्या है? ये ओवरलैपिंग, है ना। और दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है, जिसका मतलब H और H के बीच में एक बॉन्ड बन गया है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। पता चला? सेम आप ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो। देखो एग्जांपल लिया हमने F2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जब फ्लोरीन लिखा आपने तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बेटा? 1s2, 2s2 और 2p5। तो यानी p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना,
देखो पी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड का मतलब क्या है, सुनो, हाफ फील्ड का मतलब है कि ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इसका पी ऑर्बिटल आया, अब इसका पी ऑर्बिटल आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे बना दो, और पी ऑर्बिटल में एक अनपेड बना दिया हमने। सेम दूसरा फ्लोरीन आया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, 1s2 2s2 और 2p5। तो इसका मतलब इसके पास भी क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बोलो दिख रहा है। इसको भी आप कैसे बना सकते हो, सेम एज इट इज, लेकिन अब मैंने क्या बोला, स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या आएगा इसके बीच में, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो यानी यहां पे भी क्या हुआ, एफ एफ के बीच में ओवरलैपिंग हो गई और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। बोलो पता पड़ा, चलो शाबाश। अब देखो यही हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में। हाँ कैसे, हाँ अगर O2 मॉलिक्यूल के लिए बनाना होता तो वहां पे दो ओवरलैपिंग हो रही होती, यानी दो पी ऑर्बिटल में, यानी पी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अभी बनाएंगे अपन, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, सही बनाएंगे, है ना। आइए एक बार पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखें, उसके बाद फिर उन्हें बनाएंगे, इसी के अंदर बनाएंगे। मतलब जब हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो बेटा हमारी दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना। दूसरी होती है हमारी कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग, और इसको क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब सुनो, एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हमेशा याद रखना, एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अभी एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। कोलैटरल ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा, ऑलवेज, वेरी गुड, ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, है ना, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, जिसमें सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है ना। तो ये सारी चीजें देखेंगे कैसे होता है, उसको प्रूफ करेंगे। एक बार इसको नोट करो, देन फिर पढ़ते हैं हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, और बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में, कि क्या होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना, कैसे होती है। देखो सुनो, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको हम लोगों ने और क्या बोला, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड मतलब इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ये होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसी होती है, और साइड सारी साइड वाइज, और हेड टू हेड ये होती है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ठीक है। चलो अब देखो, एक्सियल ओवरलैपिंग जो है कहां पे होती है, हमेशा अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम क्या बोल सकते हैं, अकर्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है, पहली बात। दूसरी, जब भी कभी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो फर्स्ट ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा एक्सियल होती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवरलैपिंग बिटवीन two atoms are always axial. First overlapping between two atoms are always axial.
यानी दो एटम्स के बीच में हमेशा जो ओवरलैपिंग होगी, पहली ओवरलैपिंग, वो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मा, सिग्मा को हम ऐसे नोट करेंगे, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय एक्सियल ओवरलैपिंग से। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला है, पढ़ो जरा, क्या बोला है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, मैंने बोला मेरे पास दो एस ऑर्बिटल है, दो एस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अरे क्या ऑर्बिटल के पास न्यूक्लियस होते हैं? तो फिर न्यूक्लियस क्यों बना दिया मैंने? फिर मैंने इंटरन्यूक्लियर क्यों बोला भाई? न्यूक्लियस क्यों बोला? ऑर्बिटल के पास तो न्यूक्लियस नहीं होते ना, लेकिन एटम के पास तो है। और ये जो न्यूक्लियस है उसी एटम का न्यूक्लियस है। यानी आप एटम का स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनाते हो? मानो ये पॉजिटिव है, यहां पर ये एटम है, ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 2p है ना, फिर ये 3s, फिर ये 3p, देखो दिख रहा है, ये 3p। यानी हर ऑर्बिटल के सेंटर में क्या होता है? एटम का न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस तो एक ही होता है, लेकिन वो किसका होता है? एटम का होता है। इसका मतलब ये दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है और ये इनका न्यूक्लियस है। और देखो इंटरन्यूक्लियर अलोंग, यहां पर क्या बोला है? अकर अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। बोलो पता चला? ठीक है, बोलो क्लियर है? चलो तो ये आगे हम देखेंगे, अभी इसको अभी मिटाता हूं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। बात कर रहे हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। देखो बहुत ध्यान से समझना, जब भी हम टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो एक्सियल ओवरलैपिंग तीन तरह की होती है। एक होती है एसएस ओवरलैपिंग, एक होती है एसपी ओवरलैपिंग, और एक होती है पी और पी ओवरलैपिंग। तीन तरह की ओवरलैपिंग होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो है ऑर्बिटल्स। क्या है? ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने बोला एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूंगा तो शेप कैसा होता है? शेप कैसा होता है बेटा? शेप इज स्फेरिकल। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल होता है। यानी शेप कैसा है? ऐसा शेप है। बोलो क्लियर है? दूसरा, अब एस ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल है तो क्या स्फेयर का कोई डायरेक्शन होता है? स्फेयर को किसी भी एक्सिस के अलोंग रखो, यानी मैंने कोई एक्सिस बनाया, मैंने बोला ये रहा स्फेयर, बोलो कौन से एक्सिस पे है? बता सकते हो? यानी एस ऑर्बिटल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल है। ये पूछा जाता है कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, तो कौन सा है? एस ऑर्बिटल। तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल इज, वेरी गुड, ये पता होना चाहिए, इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल। सेकंड में बात कर रहा हूं, देखो पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है बेटा वो कैसा होता है? वो होता है डंबल शेप, डंबल शेप। ठीक है ना? और पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, है ना? दे आर डायरेक्शनल। कैसे? देखो मैंने बनाए एक्सेस, एक्स वाई और जेड ऐसे होते हैं, तो अभी खाली बनाता हूं एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में पी ऑर्बिटल है तो वो क्या है? पी एक्स, दिख रहा है? अगर वाई एक्सिस पे ऑर्बिटल है तो वो क्या हो गया? पी वाई। और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल तो क्या हो गया? पी जेड। ये जेड एक्सिस, ये वाई और ये एक्स, यानी अलग अलग एक्सिस पर अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहे हैं। इसे पी ऑर्बिटल क्या होते हैं?
डायरेक्शनल होते हैं। ऐसे डी ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। बोलो क्लियर है। तो सिर्फ नॉन डायरेक्शनल एक ही ऑर्बिटल होता है, कौन सा, एस ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, आपको पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्या बनाने की जरूरत है, अगर लगता है तो बताओ, बना दूंगा। बोलो जरूरी है, जरूरत है, नहीं है, पक्का बना दूं, चलो बना देते हैं। कितनी देर लगेगी, है ना। देखो कमी कहीं नहीं रहनी चाहिए, है ना, हर चीज अपने को पता होनी चाहिए। उसको भी देख लेते हैं कैसे डायरेक्शनल है भाई। देखो एफ तो अपन बनाते ही नहीं है ना। तो एक बार मैं आपको डी ऑर्बिटल भी बना के बता देता हूं। देखो डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का कैसा शेप होता है बेटा, हाँ शेप होता है डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप। अब डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से, देखो फर्स्ट बना रहा हूं, है ना। फर्स्ट एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो देखो इस तरह से इसको बोलते हैं डी एक्स वाई। अब इसका डायरेक्शनल क्या है, एक्स वाई प्लेन में इसका डायरेक्शन है, जरूरी नहीं डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग ही हो, बिटवीन द एक्सिस भी तो कोई डायरेक्शन होता है ना। मैंने बोला नॉर्थ जाना है ना, हमारा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस बताना है तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, सेम उसी तरह, है ना। दूसरा क्या होगा, देखो फिर से ऐसे ही आ जाएगा कि कोई सा भी एक्सिस बना लो, ये वाई और ये जेड, तो ये क्या हो गया, डी एक्स जेड। अब एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे ही होंगे, दोनों का प्लेन सेम ही होता है ना। तो वाई जेड, वाई जेड, प्रिंटिंग मिस्टेक, वाई जेड, है ना। थर्ड देखो, एक बना दो एक्स एक्सिस, एक बना दो जेड एक्सिस, अब भी अलोंग द प्लेन है, देखो, और दिस इज डी एक्स जेड। चौथा क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ऑर्बिटल जो है वो 2 एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों बोलते हैं, है ना। अभी बस आप याद रखो, ज्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखेंगे, है ना। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ, इसको ये जेड एक्सिस और इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। बोलो पता चला। तो देखो सबका कोई ना कोई डायरेक्शनल है ना, तो ये है डी ऑर्बिटल्स। बोलो क्लियर है। चलो अब एक बार आप इसको नोट करो, देन फिर हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग को देखते हैं, है ना। चलो करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बेटा, टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में, है ना। तो मैं दोबारा से हेडिंग डाल देता हूं एक बार, वहां पे आप ऑर्बिटल हेडिंग डाल देना चाहो तो, या टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग लिखा है तो भी कोई बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। देखो एक्सियल ओवरलैपिंग 3 तरह की होती है। सबसे पहली ओवरलैपिंग जो होती है वो होती है आपकी, फर्स्ट वन इज एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। अब एस एस ओवरलैपिंग किसके बीच में बनती है, हमेशा याद रखना, एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। आपसे पूछा जाता है कौन सी ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एसपी से, एसएस से, किससे, है ना। तो एस, जब भी एस ऑर्बिटल आ गया वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। यानी मैं चाहूं तो मैं तो ऐसे लिखता हूं भाई, मेरा तो बड़ा मन है लिखने का, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। अब आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां से आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा ऑर्बिटल जो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। अब बच्चे घूम जाते हैं, वो ये चीज याद ही नहीं रख पाते कि एस ऑर्बिटल ही हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, जब भी एस ऑर्बिटल आ जाए मतलब सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, या तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा या सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पता चल रहा है। चलो अब देखो एस एस ओवरलैपिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगेन H2 मॉलिक्यूल
है ना। यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल। क्यों होगा, देखो H2 में हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन सबको पता थी, क्या थी 1s1, यानी ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, लाइट आ रही है तो कोई बात नहीं, इतना तो दिख ही रहा होगा। देखो एक 1s आया और दूसरा भी 1s आया, देखो अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। और अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। बोलो है आसान। सेकंड देखो, सेकंड वन इज sp ओवरलैपिंग। जब sp ओवरलैपिंग होगी तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जिसका s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा हो और दूसरे मॉलिक्यूल का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल। अब अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है 1s1, लेकिन फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 1s1 1s2 2s2 और 2p5। यानी फ्लोरीन का तो कौन सा ऑर्बिटल है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल है, दिख रहा है। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल आया किसका, हाइड्रोजन का, दैट मीन्स ये s ऑर्बिटल, इसके पास आया एक p ऑर्बिटल, देखो ऐसे। अब हमने क्या बोला था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है ना, इसलिए ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है। देखो यहां पे भी कैसे ओवरलैपिंग होती है, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही थी। देखो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही थी। और जैसे इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनका स्ट्रक्चर होगा ऐसा। यानी एक तो आया H और दूसरा आया F, और बीच में बॉन्ड कैसा, सिग्मा बॉन्ड। क्या याद रखना है, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। लास्ट वन, हाँ 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 सिग्मा ही तो बना है, हाँ सिर्फ सिग्मा ही बना है। हाँ तो मैंने क्या बोला, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, मतलब एस ऑर्बिटल जिसके भी साथ आ गया ना वो सिग्मा ही बनाएगा। हाँ एस के साथ डी आएगा तब भी सिग्मा बनाएगा, मतलब एस के साथ नॉर्मली डी आता ही नहीं है, एस के साथ नॉर्मली डी आता ही नहीं है। लेकिन नॉर्मली वैसे अगर एस के साथ जो भी आएगा ना, ऐसा होता है ना कि हाँ भाई ये एक इंसान ऐसा है, इसके साथ जो भी रहेगा ना वो बर्बाद ही होगा, ऐसा होता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है, ऐसी एस की प्रॉपर्टी है। एस के साथ जो भी रहेगा ना उसको सिग्मा बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। और नॉर्मली एस जो है वो पी से ही कंबाइन होता है, एस डी से कंबाइन नहीं होता। बोलो क्लियर है। थर्ड वन, पीपी ओवरलैपिंग। थर्ड वन इज पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। अब देखो पीपी ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल सबसे मस्त फिर से F2 मॉलिक्यूल जो आपने भी पढ़ा था। फ्लोरीन के पास आपने यहां पे देख लिया एक p ऑर्बिटल जो है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन में क्या होगा, दो p ऑर्बिटल आएंगे, देखो दूसरा भी, लेकिन अपोजिट स्पिन। देखो इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, ये बात याद रखना, एक्सियल इंटर न्यूक्लियस है, हेड टू हेड हो रही है, देखो दोनों की खोपड़ी टकरा रही है ना आपस में, हाँ। और अब क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा। यानी फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। बोलो पता चला, अरे बोलो भाई, चलो कर पाओगे, चलो। अब देखो हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल, ये पूछा जाएगा ओवरलैपिंग, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, इफ सेम
शेल इज प्रेजेंट, यानी अगर से शेल जो है सेम है, जैसे मैंने बोला थर्ड शेल है, तो एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कौन सी होगी? सबसे ज्यादा कौन सी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ होती है? सबसे ज्यादा होती है पीपी ओवरलैपिंग, देन एसपी एंड देन एसएस। क्यों? क्योंकि भाई पीपी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा डायरेक्शनल है, पीपी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा डायरेक्शनल है। एस का क्या है? ये तो किसी का सगा नहीं, ये किसी का सगा नहीं है भाई, ये तो गोल गोल है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, ये किसी के पास चला रहेगा, लेकिन इनके पास डायरेक्शन है। ऐसा होता है ना, हाँ मैंने अपनी लाइफ में यही करना है, मेरा यही डायरेक्शन है। एक है, अरे ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, कुछ नहीं होगा तो शादी कर लेंगे, है ना? है ना? लड़कों के लिए बोला ये बात मैंने, है ना? फिर पत्नी जॉब कर लेगी, फिर पत्नी को पढ़ा के बीएड करा के जॉब करा के फिर उसकी कमाई खाएंगे, है ना? तो वो कौन है? वो ये ऐसे है ना, जो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, महाराज को। समझ आया? ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ जरूर याद रखना भाई, है ना? सेम शेल की बात हो रही है, हम सेम शेल में ही बात करते हैं। बोलो क्लियर है? चलो एक बार जरा नोट करो, बहुत तेज तेज नोट करना, देन हम लोग साइड वाइज देखते हैं और उसके बाद बस खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है। करो जरा नोट। चलो देखो, एक्सियल ओवरलैपिंग तो हो गई बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोलैटरल ओवरलैपिंग के बारे में, है ना? देखो कोलैटरल ओवरलैपिंग जो होती है उससे हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। तो कोलैटरल ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनेंगे? पाई बॉन्ड्स बनेंगे, है ना? तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोलैटरल ओवरलैपिंग के बारे में। कोलैटरल ओवरलैपिंग के बारे में देखो, कोलैटरल ओवरलैपिंग जो होती है वो हमेशा होती है अलोंग परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? अकर्स अलोंग परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, पता चला? अब देखो एक चीज समझो, ऑलवेज फॉर्म्स पाई बॉन्ड, जो कैसे बॉन्ड होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे? देखो, कोलैटरल ओवरलैपिंग भी तीन तरह की होती है। फर्स्ट, पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई ओवरलैपिंग। अब देखो कैसे, मैंने एक पी ऑर्बिटल बनाया, यहां बना दूं, सही है, और दूसरा पी ऑर्बिटल बनाया यहां पर। अब इन दोनों पी ऑर्बिटल के पास क्या है? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो, ये न्यूक्लियस था, ये भी न्यूक्लियस था। अब ओवरलैपिंग ऐसे नहीं हो रही, ओवरलैपिंग कैसे होगी? देखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था और इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी? इनके बीच में। यानी ओवरलैपिंग कैसे होगी? देखो, ओवरलैपिंग ऐसे होगी, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। तो देखो, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है ना? और देखो साइड वाइज हो रही है। अब ऐसे नहीं हो रहा सर, पीपी ओवरलैपिंग तो यार ऐसे भी हो रही थी, लेकिन ये क्या थी? हेड टू हेड। ये ऐसे थी, लेकिन ये कैसे? ऐसे। जब ऐसे होगी तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। जब ऐसे होगी तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बोलो क्लियर है? चलो, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? पाई बॉन्ड। अब एक चीज देखो, ऊपर इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे बना दूं, नीचे भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऐसे बना दूं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन के बादल, यानी इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसके बीच में जो एरिया खाली है, ये जो पूरा हिस्सा है जो खाली है ना, खाली हिस्से को, वो रीजन एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसे बोलते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम है, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत कम है, उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। यानी देखो, इनके बीच में नोड है,
और एक प्लेन की तरह कट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। तो जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो वहां पे नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जब भी बनते हैं कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। बोलो समझ आया? चलो देखो, फर्स्ट ओवरलैपिंग हुई है ना। सेकंड ओवरलैपिंग इज, हाँ वेरी गुड, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। यानी जब भी डी ऑर्बिटल आ गया तो हमेशा पाई बॉन्ड ही बनाओगे। अब देखो ये रहा एक पी ऑर्बिटल, इसके पास आया एक डी ऑर्बिटल, दोनों में ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग होकर स्ट्रक्चर कैसा बना? ऐसा स्ट्रक्चर बना, देखो। और अब से फिर से यहां पे क्या हो गया? पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। एंड द लास्ट वन इज डी पाई ओवरलैपिंग। लास्ट वन इज डी पाई ओवरलैपिंग। तो चलो लास्ट भी देख लेते हैं, फिर उसकी भी स्ट्रेंथ देखते हैं, है ना। तो लास्ट थर्ड वन, डी पाई ओवरलैपिंग। जब भी डी पाई ओवरलैपिंग होगी तो होगा क्या? बस कुछ नहीं, दो डी ऑर्बिटल आएंगे और वो आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करके कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और देखो यहां हो गई ओवरलैपिंग, ठीक है। और हमेशा इन ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनेंगे? पाई बॉन्ड्स बनेंगे। बोलो क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ की बात करूं तो अब फिर से फॉर सेम शेल, अगर शेल सेम है तो अब की बार जो ओवरलैपिंग का ऑर्डर होगा वो होगा पी पाई सबसे कम, देन पी पाई डी पाई उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा डी पाई ओवरलैपिंग होती है। बोलो पता चला? अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, वो बहुत याद रखना। जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करोगे, यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, strength of collateral overlapping decreases। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप टेबल मूव करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ कोलैटरल ओवरलैपिंग कम होने लगती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जितना साइज बढ़ता जाएगा उतने ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। और पहले इतने इतने पास थे, आराम से ओवरलैप किया, अब अगर इतनी दूर हो गई या इतनी दूर हो गई, अब आपस में ओवरलैप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसीलिए बोलते हैं O2 exist but S2 does not। O2 एग्जिस्ट करता है लेकिन S2 डज नॉट नहीं करता। क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सल्फर कोलैटरल ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना। S2 एग्जिस्ट करता है सिर्फ वेपर फेज में, हाई टेम्परेचर पे, ये बात भी याद रखना। नहीं तो नॉर्मली S2 एग्जिस्ट नहीं करता। फिर करता है S8 S6, एसिड पड़ा है क्राउन शेप पड़ा है ना, हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं ना। तो हम क्या बोल सकते हैं रीजन में? ड्यू टू large size of sulfur, its p orbitals not participate in collateral overlapping।
बोलो पता चला। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन एक और आ गया, बोला N2 एग्जिस्ट बट P2 डज नॉट। N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, नाना पाटेदार, और फॉस्फोरस अगर नीचे आया तो फॉस्फोरस का साइज फिर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और फिर से बड़ा हुआ तो सेम कोलेटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो स्ट्रेंथ ऑफ कोलेटरल ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है। बोलो क्लियर है? तो इसका रीजन लिख लोगे खुद से, है ना, सेम कुछ नहीं करना। चलो ये फॉस्फोरस लिखना है बस, ठीक है। चलो एक बार नोट करो जरा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे बताना, मैं आपको ऑर्बिटल्स दे रहा हूं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दे रहा हूं, आप मुझे देख के बताना कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड, है ना। तो देखो यहां लिख देते हैं, हमारा क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, ये सीरियल नंबर है यार, ऑब्वियस है ना। ओवरलैपिंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहां पर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, है ना। फर्स्ट मैं बोल रहा हूं एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है पी एक्स से और एक्सिस है एक्स एक्सिस, है ना। कौन सा बॉन्ड बनेगा आपको बताना है। सेकंड, एस ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो रही है वाई एक्सिस पे, एक्सिस है एक्स एक्सिस। थर्ड मैं लिख रहा हूं एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है पी जेड से और एक्सिस है जेड एक्सिस। फोर्थ मैं लिख रहा हूं पी एक्स की ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सिस है एक्स एक्सिस। फिर साथ साथ नोट करते जाओ जल्दी से, पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग हो रही है और एक्सिस या तो एक्स है या फिर जेड एक्सिस दिया है मैंने। नेक्स्ट सिक्स्थ में बात कर रहा हूं पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग हो रही है और मैंने एक्सिस दिया है जेड एक्सिस। सेवेंथ, पी एक्स और पी वाई की ओवरलैपिंग हो रही है और मैंने एक्स दिया है या फिर वाई एक्सिस दिया है, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। द लास्ट वन एट, पी जेड और पी वाई की ओवरलैपिंग हो रही है और मैंने एक्स एक्सिस दिया है। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो एस ऑर्बिटल है, ये रहा स्फेरिकल, कौन सा एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहां पे क्या आ रहा है, पी एक्स आ रहा है, दिख रहा है। तो देखो ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यानी यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, सबको देख के पता पड़ रहा है। दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस है, सबको पता है एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। तो देखो एस ऑर्बिटल दिया है, एक्स एक्सिस के अलोंग पी वाई की ओवरलैपिंग हो रही है। क्या ऐसी कोई ओवरलैपिंग पढ़ी है आपने कि ऐसा किसके पेट में घुस जाए, नहीं हो रहा ना, इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। थर्ड देखो आपके पास एस है फिर से, और एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस माना, और पी भी कौन सा है, पी जेड। बोलो हो रही है ओवरलैपिंग, बोलो दिख रहा है, बोलो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पी एक्स है और दूसरा भी पी एक्स है और एक्सिस भी एक्स एक्सिस है, तो देखो ये रहा पी एक्स और ये रहा दूसरा ही पी एक्स और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ऑब्वियस है ना। तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। नेक्स्ट एक्स एक्सिस बना लो या जेड बना लो, है ना। तो मैंने बनाया ये हमारा एक्स एक्सिस और इस पे क्या आ रहा है, ये पी वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस है सबको पता है, और दूसरा भी क्या आ रहा है, पी वाई, क्योंकि कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। बोलो कौन सा बॉन्ड बनेगा इनकी ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनेगा एकदम। तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बन गया, बोलो पता चला। सेम पी जेड है और एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस है। देखो ये जेड एक्सिस है और ये भी क्या है, पी जेड, और ये भी क्या है, पी जेड। बोलो कौन सा बॉन्ड, एकदम कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पी एक्स और पी वाई है, तो चलो पी एक्स बनाते हैं, ये पी एक्स बन गया
पी वाई कैसे बनेगा, ये पी वाई बन गया। ऐसा कभी कोई बॉन्ड पड़ा है, कोई ओवरलैपिंग पड़ी है, यहीं से पता पड़ रहा है, कुछ भी नहीं बनेगा, तो क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड। अरे तुम समझ पा रहे हो, हाँ हाँ समझ पा रहे हो ना, हाँ देखो पी जेड पी वाई है, तो फिर से एक पी जेड बना लो पी जेड बनाया, ये पी जेड है, और ये मानो पी वाई बना लिया, पी वाई, कोई ओवरलैपिंग होगी नहीं, यानी नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। बोलो समझ आया, कर पाओगे। अब इसमें एक लास्ट चीज रह गई, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो हम उसकी बात कर लेते हैं, और उसको करके हमारा ओवरलैपिंग यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई है समाप्त। अब कल के लेक्चर में देखेंगे फिर हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी कमियां हैं जिनको हाइब्रिडाइजेशन पूरा करेगी, है ना। तो चलो देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो देखो यहीं पे कर देते हैं, बहुत जगह है अपने पास, ये तो अपन ने नोट कर लिया है। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन, है ना बेटा, ये ओवरलैपिंग पता होनी चाहिए आपको, है ना। एक और ओवरलैपिंग होती है, वो वेव थ्योरी के बेसिस पे होती है ना, लेकिन वो भी बताऊं आपको, उसकी इतनी जरूरत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, है ना। ठीक है, उसमें बस ये होता है कि अगर दो ऑर्बिटल सिर्फ जब ही ओवरलैप करेंगे जब वो सेम फेज में होंगे, ठीक है ना, तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग है ना। अभी पहले ये देख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन वेरी गुड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड डिनोटेड बाय सिग्मा, और दूसरी तरफ हम लोग लिख रहे हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं जरा। सबसे पहले आपने पाई बॉन्ड में अभी कुछ देर पहले देखा था कि दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहे थे और उनके बीच में क्या था, नोडल प्लेन था, देखा था ना, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, उनके बीच में नोडल प्लेन था। दैट मीन्स यहां पर पाई बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, जबकि पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज फॉर्म्ड। दूसरा, इसके पास नोडल प्लेन था, याद है, नोडल प्लेन प्रेजेंट, लेकिन इसके पास नोडल प्लेन एब्सेंट। तीसरा, फॉर्म्ड बाय, बोलो, फॉर्म्ड बाय कौन सी ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, जबकि ये फॉर्म हो रहा है किससे, फॉर्म्ड बाय, हाँ, फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग। बोलो क्लियर है। और क्या बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन, है ना, क्या था बोलो, क्या होगा, एटम की फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, जबकि फ्री रोटेशन ऑफ एटम along pi bond is not possible। देखो कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है, बहुत ध्यान से देखना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक एटम, ये एक एटम, सिग्मा बॉन्ड सिंगल होता है, तो देखो पूरा घूम सकता है कि नहीं, दिख रहा है, यानी फ्री रोटेशन क्या होती है सिग्मा बॉन्ड में, पॉसिबल है एटम्स की। लेकिन अगर पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड मतलब अब पाई सिग्मा के बिना नहीं रह सकता, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा तो पाई बॉन्ड कभी भी नहीं होगा। तो अगर एक सिग्मा है और एक आ गया पाई, देखो ये भी एटम और ये भी एटम,
अब देखो क्या फ्री रोटेशन हो रही है? अब फ्री रोटेशन नहीं हो रही, पता चला? तो बोलो क्लियर है? चलो फिफ्थ पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड formed alone or along with pi bond. लेकिन pi bond is always formed with sigma bond. सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनता है। बोलो पता चला? क्लियर है? और बोलो, और कोई पॉइंट लग रहा है? हाँ बोलो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी जो मॉलिक्यूल का आप शेप बताते हो तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। पाई बॉन्ड के ऊपर कभी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स द सिक्स्थ पॉइंट इज शेप of molecule depends on sigma bond, और shape of molecule, यहां पर shape of molecule not depend on pi bond. pi bond में molecule का shape depend नहीं करता है। बोलो क्लियर है? तो यही क्या था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई। अब आगे जाके आएगी अब हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद वहां हम देखेंगे कि इसकी कमियां क्या क्या है, इसने क्या क्या बातें गलत बता दी या क्या क्या बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं, आप लोग नोट कर लो।